नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल ठाकुर सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में काफी जानकारी दी थी, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताया था, और आज हम वीडियो लेके आए हैं पादपों में समन्वय के बारे में। इसके अंदर हम प्लांट्स के हार्मोन की भी चर्चा करेंगे और किस प्रकार से पादप गुरुत्वानुवर्तन अनुवर्तन गति करता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है पादपों में समन्वय। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र कार्य करता है, वैसे पादपों में कोई भी तंत्र नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि पादपों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य जो होता है वो पादप हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जिसको फाइटो हार्मोन कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र है, वैसा प्लांट्स में कोई तंत्र नहीं है, परंतु हमारे अंदर हार्मोन होते हैं। वैसे प्लांट में भी हार्मोन पाए जाते हैं और यही फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं, प्लांट्स हार्मोन होते हैं, ये वो पादपों में समन्वय का कार्य पूरा करते हैं। वैसे पादपों में दो भिन्न प्रकार की गतियां होती है, एक उनकी वृद्धि पर आश्रित होती है और एक उनकी वृद्धि पर आश्रित नहीं होती, जिसको हम वृद्धि से मुक्त भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें हम कि जो गतियां वृद्धि पर आश्रित होती हैं, अर्थात प्लांट की लंबाई का बढ़ना और साथ में लंबाई के साथ साथ में कोई मूवमेंट होता है, कोई गति होती है, तो वो वृद्धि पे आश्रित गति कहलाती है। और जो वृद्धि से मुक्त होती है, उनका उसकी ग्रोथ से कोई संबंध नहीं होता। तो वृद्धि पर आश्रित कौन सी गति है? तो पहला इसमें उदाहरण दे रखा नवोद्भिद की दिशिक गति। कोई भी नवोद्भिद मतलब नया नया पादप जब अंकुरित होता है, तो उस पौधे के बीज को डालने के बाद में जब अंकुरण हुआ, तो अंकुरण के दौरान दो चीजें बनती है, प्रांकुर और मूलांकुर। तो जो उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो नवोद्भिद की जो दिशिक गति होती है वो वृद्धि पर डिपेंड है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर और दे रखा है कि पादपों में कई भागों की जल व प्रकाश की ओर गति। और मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम जब बीज को जमीन में डालते हैं, तो उसकी जो जमीन के अंदर वाला हिस्सा जड़ होता है, बाहर की ओर जो होता है वो तना है। तो जो जड़ वाला हिस्सा है, तो जड़ जो होती है किस ओर ग्रोथ करती है? हमेशा जहां पानी ज्यादा होता है, क्योंकि उसको जल की आवश्यकता होती है। तो जल की ओर वो क्या करता है? गति कर रहा है। तो उसकी गति वृद्धि के साथ में हो रही है। पानी की ओर गति पर तो कैसी? जड़ की लंबाई भी बढ़ रही है, तो ऐसी गति जो होती है वो वृद्धि पर आश्रित कहलाती है। वृद्धि से मुक्त वाले में उदाहरण दे रखा है छुई मुई के पौधे का स्पर्श से मुड़ना। प्यारे विद्यार्थियों, आपने सभी ने देखा होगा कि खरीफ की फसलों के साथ में बहुत से खरपतवार के रूप में छुई मुई का पौधा उत्पन्न होता है, जिसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। ये छुई मुई का पौधा वैसे तो मान लीजिए आपकी उसकी पत्तियां खिली खिली रहती है, पर आप उसको थोड़ा सा भी टच कर लेंगे तो वही पत्तियां सिकुड़ करके पास में आ जाती है। तो क्या अब इसकी लंबाई बढ़ी? नहीं। क्या लंबाई कम हुई? तो नहीं। सिर्फ क्या हो रही? पत्तियां फैल रही और सिकुड़ रही है। तो आपके स्पर्श मात्र से पत्तियां जो फैली हुई थी वो सिकुड़ गई। तो यहाँ पे उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए ऐसी गति कहलाती है वृद्धि से मुक्त। एक आता है परागनली की गति। तो जब परागन की क्रिया होती है, तो परागकण जो होते हैं वह पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं और वहां से परागनली जब अंडाशय तक पहुंचती है, तो उस गति को हम कहते हैं कौन सी गति है? वो वृद्धि से मुक्त गति है। तो ये जो गतियां हो रही हैं, इसमें किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं होती, इसको वृद्धि से मुक्त कहते हैं। एक बार आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब आगे का बिंदु है पादपों में उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण को लेके आते हैं छुई मुई की गति। अभी मैंने आपको बताया कि छुई मुई की पत्तियां फैली हुई होती है, परंतु स्पर्श करने मात्र से वह सिकुड़ जाती है, परंतु यह गति किसी प्रकार की वृद्धि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि से मुक्त है। तो यहाँ पर छुई मुई की गति के बारे में और कुछ उदाहरण देखते हैं कि पादप जो होते हैं वो स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। पादपों में जो गतियां होती हैं वो जल की मात्रा के आधार पर डिसाइड होती हैं। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, आपने अंगूर देखा होगा, जब अंगूर को हम शक्कर की चाशनी में डालते हैं, तो सांद्रता डिफरेंस होने की वजह से अंगूर के अंदर जो पानी होता है वह उस चाशनी में चला जाता है, तो अंगूर पिचक जाता है, जिससे वो किस में बदल जाता है? किशमिश में। और उसी किशमिश को हम सादे जल के अंदर डाल दे, तनु जल में डाल दे, तो वह पानी वापस किशमिश में प्रवेश करेगा कि नहीं? और इससे वह वापस किशमिश किस में बदल जाएगा? अंगूर में। तो यह जल की सांद्रता के कारण से ही हो रहा है। तो इस प्रकार से देखें तो पादप जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेता है, और यहाँ पे जो होता है परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदल
जाता है। अंगूर से किशमिश का बनना इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर ये उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया किस प्रकार होती है वो पॉइंट से। अब आगे पॉइंट आता है वृद्धि के कारण से गतियां। पहला यहाँ पर होता है मटर के अंदर पौधे में प्रतान की गति। आपने बहुत से ऐसे पौधे देखे होंगे जो बेल रूप में होते हैं। बेल का तात्पर्य यहाँ पे ऑक्स का अर्थ नहीं है। बेल का मतलब ऐसे पौधे जो दीवार पर चढ़ना पसंद करते हैं। आपने लौकी की बेल देखी होगी, आपने तुरई की बेल देखी होगी। क्या इन पौधों में कुछ विशेष घटना होती है? तो जी हाँ, बिल्कुल। उन पौधों के अंदर प्रतान बनता है। क्या बनता है? प्रतान। अभी प्रतान क्या है वो देखिए आप। तो प्रतान जो होता है, तो मटर के पौधे के अंदर यहाँ पे उदाहरण दे रखा है प्रतान की गति। जब आप प्रतान जो होता है स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है, और प्रतान का वह भाग जो वस्तु के क्या है संपर्क में होता है, उसकी उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता। इस कारण से प्रतान वस्तु के चारों ओर जो होता है वह जकड़ लेता है। आप इसको आप उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि हमने कोई एक लकड़ी का खूंटा लगा के रखा है जमीन के अंदर, ये खूंटा सा मान लीजिए आप, और यहाँ पे कोई बेल लगाई है। तो यहाँ पे ये मटर का प्रतान जो होता है किस प्रकार बढ़ेगा देखिए। तो यहाँ पे मटर का पौधा बढ़ रहा है। अब उसको अपनी लंबाई को बढ़ाना है, या कोई पौधा ऐसा है जिसको अपनी लंबाई को बढ़ाना पड़ता है, तो उसको सहारे की आवश्यकता, तो क्या करेगा? तो उसके तने से एक भाग निकलता है जिसका नाम है प्रतान। तो जब यहां से प्रतान निकला तो यह क्या करता? प्रतान इस वस्तु के टच में है। तो आप ध्यान से देखना कि जो भाग ये वस्तु है, लकड़ी का जो हम डंठल लगाया, ये क्या है? एक वस्तु है। तो यहाँ पर उस वस्तु के टच में ये प्रतान आ गया। तो प्रतान का ऐसा भाग जो वस्तु के टच में है उसकी उतनी वृद्धि नहीं होती जितना पीछे की तरफ, ये मैंने जो रिंग पहनी है तो उस तरफ की ग्रोथ ज्यादा है, परंतु आगे वाले जो टिप पॉइंट है जो यहाँ पे इस डंठल को टच कर रहा है उसकी इतनी ग्रोथ नहीं होगी। तो प्रेशर पड़ेगा, यहाँ तो ग्रोथ होती है, यहाँ ग्रोथ क्या है? कम है। तो यह धीरे धीरे इसके ऊपर लपेटने लग जाएगा ताकि इसको सहारा प्रदान होता है। तो इस प्रकार से देखें तो मटर के पौधे में प्रतान की गति जो होता है वह वृद्धि के कारण से होती है। और यहाँ पे देखो प्रतान का कौन सा भाग अधिक ग्रोथ करेगा? जो वस्तु के टच में है वो या दूर है वो? तो निश्चित रूप से दूर वाला। जो वस्तु के टच में होता है वो ज्यादा ग्रोथ नहीं करता, दूर वाला अधिक ग्रोथ करेगा, इसलिए इसके चारों ओर लपेटने लग जाता है। इसको भी आप एक बार कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। अब प्रतान के बाद की बात करें, मटर में प्रतान की गति तो हो गई। उसके बाद में देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने, उसके अनुसार गति करने की जो क्षमता होती है जिसे अनुवर्तनी गति कहते हैं। यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनुवर्तनी गति क्या होती है। जब भी हम पौधों को किसी प्रकार का उद्दीपन देते, जैसे आपने छुई मुई को उद्दीपन दिया था टच करके तो मुड़ गया था। कोई पौधा ऐसा होता है जो प्रकाश के प्रति संवेदी होता है, जैसे सूर्यमुखी का पौधा जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश होता है उस दिशा में मुड़ जाता है। कुछ पौधे से जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में उनकी गति होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह गतियां कहलाती है अनुवर्तनीय गतियां। तो यहाँ पे जो भी पौधा होता है वो उद्दीपन को ग्रहण करता है और जो उद्दीपन उसको मिलते हैं उसके अनुसार वह गति करने की क्षमता रखता है, और इसी को हम कहते हैं अनुवर्तनी गति। कुछ अलग अलग प्रकार की अनुवर्तनीय गतियां हमने दे रखी है। सबसे पहले जलानुवर्तन गति, ऐसी गति जो पौधे के अंदर, ऐसी गति जो जल की दिशा में होती, जहां जल अधिक है। समझ लीजिए कि मेरा हाथ तेजी से मान लीजिए पौधे की ग्रोथ की तरफ जा रहा है, यहाँ पे वाटर की मात्रा अधिक है, यहाँ पे पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, तो पौधा किस ओर जाएगा? जहां पानी अधिक है, तो ये इस तरफ मुड़ गया। तो ऐसी गतियां जो जल की दिशा में होती है उसको हम कहते हैं जलानुवर्तन गति। उसके बाद में रसायनुवर्तन, जो रसायन की तरफ झुकती है। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण देखा था, आपको ध्यान में होगा, कौन सा? कि जो पराग नली निकलती है भाई पुष्प के अंदर, जब परागण कण जो होते हैं वो आके गिरते हैं वर्तिकाग्र पर, तो उसमें से एक पराग नली निकलती है, और यह पराग नली किस ओर जाती है? अंडाशय या बीजांड की ओर। तो वहां पर उसको कौन सी दिशा में जाना है, वह उसको जो संवेदना मिलती है, उद्दीपन मिलता है, वह रसायन की वजह से मिलता है। बोरोन वहां पे जो तत्व जिम्मेदार होता है वैसे। तो रसायनुवर्तन गति जो होता है उसका उदाहरण होगा पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनुवर्तन गति किसे कहते हैं, एवं पराग नली का बीजांड की ओर जाना कौन से प्रकार का अनुवर्तन है? तो निश्चित रूप से हम कहेंगे रसायनुवर्तन। इसके बाद में सी पॉइंट है प्रकाशानुवर्तन, अर्थात पौधे का प्रकाश की ओर गति करना। गुरुत्वानुवर्तन, अर्थात पौधे का ये जड़ का जो होता है किस ओर वृद्धि करना? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में।
और आगे हम देखें तो पौधे के अंदर जो जो गतियां होती हैं, उन विविध प्रकार की गतियों में, उनका विकास में, उनकी वृद्धि में पादप के हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो विविध पादप हार्मोन जो होते हैं वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता प्रदान करते हैं। हम इन दोनों पॉइंट्स को, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वाकर्षण को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बार डायग्राम को देखना। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक सतह बना दी, इसको हम कहते हैं हमारी जमीन, और ये भाग हो गया मृदा का। अब जब पौधे की बात करें तो पौधे का जो हिस्सा जमीन के अंदर होता है वो उसका जड़ कहलाता है। तो मान लीजिए हो गया उसका रूट, तो मैंने लिख दिया जड़, और यहाँ पे हो गया पौधे का तना। तो इस पौधे को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अंदर की तरफ तो हमने लिखा है जड़, बाहर की ओर लिख दिया तना। अब आप सभी जानते हैं कि पौधे की जो जड़ जो होगी वह किस ओर जाती है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? बिल्कुल नीचे की ओर। तो जो पौधे की जड़ होती है वह नीचे की ओर गति करती है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति किस तरफ होती है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? आपने गेंद को ऊपर कभी फेंका होगा तो क्या गेंद ऊपर ही ऊपर जाती है, वापस नीचे आती है? तो बिल्कुल नीचे आती है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो हर चीज को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जो जड़ होगी वह गुरुत्वाकर्षण जो नीचे की ओर है, और जड़ कहाँ जा रही है? नीचे की ओर, मतलब वह गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जा रही है। तो इसलिए जड़ की वृद्धि को हम कहेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। गुरुत्वानुवर्ती। तो जड़ की जो वृद्धि होगी वो कैसी होगी? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जड़ की वृद्धि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, परंतु आप सभी को पता है कि सूर्य भगवान का प्रकाश तो किस तरफ होता है? ऊपर की ओर। तो क्या जड़ ऊपर की ओर जा रही है? नहीं जा रही है, मतलब सूर्य के प्रकाश की दिशा में नहीं है, बल्कि उसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यह धनात्मक जो गुरुत्वानुवर्ती जड़ होगी, यह प्रकाश के बारे में कहेंगे तो वह हो जाएगी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ये बात ध्यान रखनी है। अब तने पे आ जाओ। यहाँ तने की बात करें तो तने की वृद्धि कैसी है? तो तने के अंदर पहला पॉइंट कौन सा आएगा? तना किस ओर जा रहा है? नीचे की ओर कि ऊपर की ओर? तो ऊपर की ओर। और जब तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है वह किस दिशा में कर रहा है? सूर्य के प्रकाश की दिशा में, इसलिए उसको बोलते हैं तने की वृद्धि को धनात्मक प्रकाशानुवर्ती या वर्धन। ठीक है ना? और यह गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की ओर है, तो ये तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के तो क्या हो जाएगी? अपोजिट। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। अब आप समझ गए होंगे कि तने की वृद्धि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है पर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है, जबकि जड़ की वृद्धि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है परंतु ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन है। तो यह पादपों की गतियां हैं जो उद्दीपन के प्रति होती और वही अनुवर्तनी गतियां कहलाती हैं। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और साथ में हमारा बेहतरीन पॉइंट्स आने वाला है पादप हार्मोन। जिस प्रकार जंतुओं में हार्मोन, वैसे प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं। कौन सा हार्मोन कैसे कार्य करता है उसके बारे में हम देखेंगे। आप एक बार इसको नोट कीजिए। अब हम चर्चा करेंगे प्रमुख पादप हार्मोन के बारे में। तो जितने भी पादप हार्मोन होते हैं उसको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन। अब पादप हार्मोन को हमने दो भागों में बांटे हैं। एक तो होता है वृद्धि कारक पादप हार्मोन, एक होता है वृद्धि संदमक। पादपों में कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, टोटल 5 हार्मोन हम पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो पौधे की वृद्धि को घटाने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर पहला हार्मोन बढ़ाने में देखिए ऑक्सिन। यह हार्मोन जो होता है प्ररोह के अग्र भाग में संश्लेषित होता है, और यह पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है, और यह शीर्ष प्रभाविता को दर्शाता है। जिबरेलिन जो होता है सेकेंड नंबर का हार्मोन, यह तने की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन, जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और फल और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। वृद्धि संदमक पादप हार्मोन की बात करें तो यहाँ पे है सबसे पहला एब्सिसिक अम्ल, जिसको हम एबीए कहते हैं। यह पौधों में क्या करता है? विलगन को प्रेरित करता है। विलगन का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए समझ लो कि ये तना है और तने से लटकी हुई पत्ती है। आप देखना कि जब पत्ती पीली पड़ती है
या उसकी मैच्योरिटी होती है या पौधे से लगा हुआ फल जब पकता है तो अपने आप नीचे गिरता है। तो ऐसा क्या हुआ, तो उस तने और जहां पत्ती लगी हुई है उन दोनों के बीच में जहां उनकी परत होती है, जहां से इनका बंध बना हुआ है, वहां पे एक विलगन परत बनती है। और वह विलगन परत क्या करती है, विलगन का मतलब पृथक होना या अलग होना। तो इस तने से उस फल को या पत्ती को अलग कर देता है। तो उसको कौन जिम्मेदार है इसके लिए, तो विलगन परत कौन बनाता है, तो इसका हार्मोन का नाम है एब्सिसिक अम्ल। तो यह विलगन के लिए जिम्मेदार होते हैं, साथ में पत्तियों का जड़ना, अलग होना और मुरझाने को भी प्रेरित करता है। एथाइलिन जो होता है इसको फल पकाने में उपयोग करते हैं और एकमात्र गैसीय हार्मोन है। आप सभी को पता है कि हम आजकल के समय के अंदर देखते हैं कि कच्चे फलों को ही पेड़ पौधे से हम तोड़ लेते हैं और उसको एक कमरे के अंदर या कक्ष के अंदर भंडारित करते हैं, जहां पर इथाइलिन गैस का उपयोग करते हैं। उस गैस के द्वारा फलों को पकाया जाता है, नेचुरल रूप से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रूप से। तो वह जो होता है पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं उसका नाम है इथाइलिन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखे 3 हार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन तो वृद्धि को बढ़ाते हैं, परंतु यह वृद्धि संदामक होती है जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। एक बात आप ध्यान देना थोड़ा यहाँ पे कि मान लीजिए जैसे हम गार्डन का निर्माण करते हैं तो उस समय जो से पौधा को होता है उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर वाले भाग से उसको काट लेते हैं। उससे क्या होगा कि वह साइड से अच्छी ग्रोथ करता है और हमारा गार्डन हरा भरा दिखने लगता है। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने ऊपर वाले भाग को काटा, तो काटने से पौधा साइड की तरफ बढ़ता है। तो इसके लिए आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो पौधा होता है उस पौधे के अंदर, जैसे मान लीजिए पौधा है तो उसका जो शीर्ष भाग है सबसे ऊपर वाला, उस शीर्ष भाग में हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सिन। ये हमने पढ़ा, उसी के अंदर फर्स्ट नाम यही था ऑक्सिन। तो यह पौधे के कौन से भाग में होता है, शीर्ष वाले भाग में, जो पौधे को ये कहता है कि तने की लंबाई को बढ़ा, तने की लंबाई को बढ़ा। इसलिए मैंने लिखा है कि प्ररोग के अग्र भाग में होता है और शीर्ष प्रभावितता दर्शाता है। जब आपने इसको यहाँ से काट दिया तो हमारे उस पौधे में से ऑक्सिन हट जाएगा, तो अब ये पौधा जो होता है वो शीर्ष की वृद्धि न करके पार्श्व की वृद्धि करने का कार्य करता है। तो ऑक्सिन जो होता है वो शीर्ष की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि जिब्रेलिन जो होता है वो तने की लंबाई को किसी भी रूप में बढ़ा सकता है। आपने गन्ना देखा होगा और गन्ने के अंदर आपने वो भी देखा होगा कि जिस प्रकार से गन्ना होता है उसके अंदर अलग अलग गांठें लगी होती हैं और उन गांठों के अंदर जो होता है, ये तो हो गया पर गांठे वाला भाग, तो पर्व संधि हो गया और ये उसका पर्व है। अब उस पर्व को बड़ा करना, मान लीजिए जैसे इसके अंदर गांठें कितनी है, 3 है, और तो हम पर्व को बड़ा करेंगे तो गांठें कितनी हो जाएंगी, सिर्फ 2। तो पर्व बढ़ाना है तो उसके लिए जो जिम्मेदार हार्मोन उसका नाम है जिब्रेलिन है। तो पौधे की शीर्ष प्रभावितता के लिए ऑक्सिन है, सिर्फ लंबाई बढ़ानी तने की तो जिब्रेलिन है, कोशिका विभाजन करना है तो साइटोकाइनिन है, पत्तियों को जड़ के अलग करवाना है तो एब्सिसिक अम्ल होता है, और फलों को पकाना है तो इथाइलिन होता है। इस प्रकार से हमारे पादपों के जितने भी हार्मोन होते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम चर्चा करेंगे मानव हार्मोन के बारे में। हमारे अंदर हार्मोन किस प्रकार से कार्य करते हैं और ये किस प्रकार की ग्रंथि से निकलते हैं, क्या यह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं या बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप अपनी कॉपी में इसको भी लिख लीजिए। जंतुओं में हार्मोन का स्त्रावण। तो प्यारे विद्यार्थियों, जितने प्रकार की ग्रंथियां हैं तो जंतुओं में वैसे 3 प्रकार की ग्रंथियां देखी गई हैं। सबसे पहली होती है बहिःस्रावी ग्रंथियां, एक होती है अंतःस्रावी और एक होती है मिश्रित। तो जो बहिःस्रावी होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी के एंडोक्राइन कहते हैं और मिश्रित को मेसोक्राइन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रंथियां बहिःस्रावी होती हैं वह नलिका युक्त होती हैं, और इन बहिःस्रावी ग्रंथियां जो होती है उसमें कुछ अश्रु ग्रंथियां, इसके एग्जांपल में यकृत, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जो होता है वो इसमें शामिल है, और ये पाचक रस जो होते हैं, पित्त रस जो होते हैं उनका स्त्रावण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो मेन हमारा पॉइंट है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है क्योंकि इनको अपना प्रभाव बहुत तेजी से करना पड़ता है, और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन जो होती है वो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम और पढ़ेंगे भी, सिर्फ पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथियों के अंदर सिर्फ एक एग्जांपल है जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय को क्यों रखा, क्योंकि अग्नाशय जो होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है और साथ में बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि अग्नाशय पाचन तंत्र में पाचक रस भी स्रावित करता है और यहाँ पर हार्मोन का स्रावण भी करता है।
तो जो रस और हार्मोन दोनों को स्रावित करते हैं उसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है अग्नाशय। तो यहाँ 3 प्रकार की हमने ग्रंथियां देखी हैं, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि हमारा मेन पॉइंट है। तो हार्मोन का स्त्रावण जो होता है वो कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्योंकि बहिस्रावी तो क्या करती है? हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करेंगी, ये तो पाचक रस का स्त्रावण करती है। तो हार्मोन का स्त्रावण तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है, जो सीधे रक्त में स्रावित करती है, इसलिए कैसी नलिका विहीन है। अब ये स्त्राव सीधे रक्त में क्यों करती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर ये होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि को सभी कार्य एक साथ करने पड़ते हैं। मान लीजिए अचानक हमारे सामने शेर आ जाए, तो हम शेर से डरेंगे, डर के बाद में भागेंगे, तो इसमें काफी समय लगता है। वास्तव में होता क्या है कि शेर को देखा नहीं कि तुरंत भाग गए। तो हमारे पास में जो क्रियाकलाप कर रहा है उसके लिए हमारी एड्रेनलिन ग्रंथि क्या करती है कि सीधा स्त्रावण किसमें करती है? ब्लड में, खुला, क्योंकि नलिका विहीन है और खुला स्त्रावण होगा तो इसकी सूचना हमारे शरीर की मांसपेशियों को भी मिल जाती है और साथ साथ में बॉडी के अन्य क्रियाकलाप जैसे हृदय की धड़कन का बढ़ना, ऑक्सीजन की सप्लाई का बढ़ना, ये सब काम एक साथ होंगे ताकि हम अच्छे से अच्छे तेज गति से कार्य कर सके। तो हम जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां उसकी चर्चा करेंगे, आपको ये बेसिक चीज याद होनी चाहिए। एक बार आप इसको भी नोट डाउन कीजिए। अब हम प्रमुख ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहली ग्रंथि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है और यह थायराइड ग्रंथि जो होती है उसको अन्य नाम अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है, जो इंग्लिश के अक्षर जो होता है वो एच के शेप में होती है। इसके द्वारा एक हार्मोन का स्त्राव होता है जिसका नाम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, उसके स्त्रावण के लिए इसको एक तत्व की आवश्यकता होती है, उस तत्व का नाम होता है आयोडीन। यदि मान लीजिए आयोडीन की कमी होगी तो हमारा गर्दन जो होता है या गला जो होगा फूल जाएगा और उसके फूलने की बीमारी को हम कहते हैं गलगंड, घेंगा या गाइटर रोग। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिलेगा, तो आयोडीन मिलने से थायरोक्सिन का स्त्रावण भी अच्छा होगा और हमारी थायराइड ग्रंथि अच्छे से कार्य करेगी। इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन, ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या कार्य करता है शरीर में? तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है और प्रोटीन जो होता है उसका उपापचय मतलब उसका मेटाबॉलिज्म और नियमन जो होता है उसके कार्य को पूरा करता है। दूसरी हमारी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है वह हमारे ब्रेन में होती है, हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मटर के दाने के समान होती है और जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अनेक ऐसी ग्रंथियां हैं जिसका कंट्रोल जो होता है वह हमारी पीयूष ग्रंथि करती है। इसलिए यह हाइपोथैलेमस में लटकी हुई पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो अनेक हार्मोन स्रावित करता है, परंतु हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एक हार्मोन याद होना चाहिए जिसका नाम है वृद्धि हार्मोन, जिसको इंग्लिश में GH अर्थात ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि किसी व्यक्ति में पीयूष ग्रंथि कम कार्य करती है तो उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम होगी, जिससे वह व्यक्ति जो होता है वह बौना रह जाता है। किसी व्यक्ति में पीयूष ग्रंथि अच्छे से कार्य करती है, ज्यादा करेगी मतलब, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अधिक होती है और ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अधिक होने से उस व्यक्ति की लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसको अति भीमकायता भी कहते हैं। नेक्स्ट ग्रंथि हमारी अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम एड्रेनलिन ग्लैंड भी कहते हैं, इसको लडो या उडो हार्मोन भी कहते हैं। इसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है, और इस ग्रंथि को जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है एड्रेनलिन ग्रंथि कहते हैं, जिसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। यह अधिवृक्क ग्रंथि जो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है, इस हार्मोन को हम आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? आपातकालीन हार्मोन या 3F हार्मोन भी कहते हैं। जैसे 3F का तात्पर्य यहाँ पे 3 बार F है। फर्स्ट का F का मतलब होता है फियर, दूसरे का फाइट और तीसरे का फ्लाइट। फियर का मतलब डरना, लड़ना और भागना। अब आप इसको समझिए, आपके सामने अचानक से कोई शेर आ जाए, कोई सांप आ जाए, तो हम क्या करते हैं? डर जाते हैं। अचानक से दिल की धड़कन क्या होती है? बढ़ जाती है। तो आपके अंदर जो अचानक से परिवर्तन ये हुए, उस परिवर्तन के लिए आपकी कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? क्या थायराइड है? तो बिल्कुल नहीं।
पीयूष है तो बिल्कुल नहीं। तो कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? अधिवृक्क ग्रंथि। अचानक से डर के मारे जैसे कोई अपने पास में आके कान में अचानक से चिल्लाता है तो हमारे ऐसे घबराहट की वजह से हमारे हृदय की धड़कन क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो उसके लिए भी अधिवृक्क ग्रंथि जिम्मेदार होती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा स्रावित हार्मोन एड्रेनालिन जो होता है वो आपातकाल की स्थिति में आता है, इसलिए इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं और 3F भी कहते हैं। तो शेर सामने आ जाए तो या तो हम डरेंगे तो फियर, या हम क्या करेंगे? उससे लड़ेंगे तो फाइट, या फिर उसको देख के भाग जाएंगे तो फ्लाइट, इसलिए इसको 3F ग्लैंड भी कहते हैं। कार्य क्या है? अचानक की हृदय की धड़कन का बढ़ना और पेशीय संकुचन करना। तो हम अचानक से भागेंगे, लड़ेंगे या डरेंगे तो उस प्रकार की क्रिया को करने के लिए हमारी अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनालिन ग्रंथि जिम्मेदार होती है। आप इन तीनों को नोट कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट ग्रंथि को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने चौथी ग्रंथि आ रही है अंडाशय। यह अंडाशय ग्रंथि जो होती है वो फीमेल्स में होती है, मादाओं में पाई जाती है। और यह ग्रंथि जो होती है वो दो हार्मोन स्रावित करती है, एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरोन। इस हार्मोन का काम होता है महिलाओं में मासिक धर्म का नियमन करना और साथ साथ में यह एक और कार्य करता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, जैसे स्तन ग्रंथियों का बनना, दूसरे अन्य जो लक्षण होते हैं उसका विकास करता है। तो मादा के अंदर जो होते हैं लैंगिक लक्षणों का विकास होता है और मासिक चक्र का नियमन करता है। अंडाशय के बाद में आता है वृषण। तो वृषण जो होता है वह नर में उपस्थित होता है। यह दोनों ग्रंथियां पूरी बॉडी का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो यह थोड़ा नर और मादा में ये डिफरेंस है कि मादा होती है उसमें अंडाशय होता है और नर में वृषण होता है। बाकी जनरली जितनी ग्लैंड है वो सब में समान होती है। तो वृषण जो होता है नर में उपस्थित होता है जो एक हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और यह नर में जो होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना। तो इस प्रकार की जो लक्षण होते हैं वह नर के अंदर ये वृषण होता है उसकी वजह से होता है। तो वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करेंगे जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, साथ में यह शुक्राणु निर्माण में भी सहायता प्रदान करते हैं। आगे देखिए अग्नाशय। हमने जब शुरू किया था पॉइंट उस समय देखा था कि अग्नाशय को हमने कौन सी ग्रंथि माना है? मिश्र ग्रंथि, क्योंकि ये पाचक रस भी बनाता है और साथ साथ में हार्मोन स्रावित भी करता है। हमारे बोर्ड के हिसाब से देखें हम तो इंसुलिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है। यहाँ ग्लूकेगॉन जो लिखा है उसके लिए हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों का स्राव करती है। इसमें इंसुलिन मुख्य है और इंसुलिन का काम होता है रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण करना। प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं मधुमेह। और यह जो मधुमेह होता है इस मधुमेह को हम क्या क्या बोलते हैं? डायबिटीज, और आम भाषा में बोलते हैं शुगर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शुगर, डायबिटीज या मधुमेह से ग्रसित होते हैं। तो उनका यह बीमारी, उनके अंदर ये जो बीमारी उत्पन्न होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? हमारी अग्नाशय ग्रंथि का सही तरीके से कार्य नहीं करता। क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि एक हार्मोन का स्राव करती है, इसका नाम क्या बोलूं? इंसुलिन। अब क्या होता है आप देखिए, तो हमारे ब्लड में मान लीजिए इंसुलिन की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जब इंसुलिन बढ़ेगा तो इंसुलिन का काम क्या होता है? शर्करा का नियंत्रण। तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ी तो शक्कर की मात्रा कम हो गई, और ब्लड में जब शक्कर की मात्रा या शुगर की मात्रा कम होगी अर्थात हमें शुगर की बीमारी होने वाली नहीं है। अब क्या हुआ कि जब इंसुलिन की मात्रा क्या हो गई? कम, तो शक्कर को या शर्करा को पचाने वाला काम संभव नहीं है, तो शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दोनों ऑपोजिट है। और जब इंसुलिन की मात्रा घटी, शर्करा की मात्रा बढ़ी, तो शर्करा की मात्रा जब हमारे ब्लड में बढ़ती है तो इसको हम कहते हैं शुगर, डायबिटीज या मधुमेह। तो इंसुलिन जो होता है ब्लड के अंदर शर्करा का कंट्रोल करता है। इसके बाद में नोट डाला हुआ है, यह नोट वाला जो एक पंक्ति लिखी हुई है आपके सामने सिर्फ, परंतु इससे यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में गए साल भी प्रश्न आया, उससे पहले साल भी ये प्रश्न आया हुआ है, और बार बार विद्यार्थी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ हम सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। पर तो थोड़ा सा ध्यान देना कि जो स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं उसका समय और उसकी मात्रा का जो नियंत्रण होता है वो एक क्रियाविधि द्वारा होता है जिसको हम बोलते हैं पुनर्भरण क्रियाविधि। एक बार फिर से आपको मैं ध्यान देने के लिए कहूंगा यहाँ पे कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और उसकी मात्रा का कंट्रोल जो होता है वो कौन करता है? पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जा सकता है। रिक्त स्थान में भी आ सकता है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय व मात्रा का नियंत्रण जो होता है वो डेड डैश से किया जाता है। तो कौन सी विधि होगी? पुनर्भरण क्रियाविधि।
तो हमने यहाँ पर देख ली पीयूष ग्रंथि देखी, हमने थायराइड ग्रंथि देखी, हमने अधिवृक्क ग्रंथि देखी, उसके बाद में हमने अंडाशय देखा, वृषण देखा और अग्नाशय देखा। इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको निश्चित रूप से इसमें काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और अच्छे से समझ आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सिर्फ 2 प्रश्न मौखिक रूप से पूछ लेता हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए मैं तैयार करता हूं कि कौन सा पादप हार्मोन पत्ती को तने से अलग करने के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात विल्गन को प्रेरित करता है। ध्यान से सुनना, कौन सा पादप हार्मोन विल्गन को प्रेरित करता है, ये पहला प्रश्न आपके लिए। और दूसरा हम जंतु हार्मोन से लेते हैं। ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है, तो ये आपको दोनों का नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। इसके साथ ही हम आगे की जो क्लास होगी वह प्रकाश संबंधी हमारा एक पॉइंट बाकी है, प्रकाश और दर्पण वाले पार्ट से उसका वीडियो बनाएंगे। आप सभी अपने स्टेटस पे रखें, अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, जितने आपके ग्रुप्स बने हुए उसमें भी शेयर करें, ताकि यह वीडियो सब तक पहुंच जाए और सबका उसका लाभ प्राप्त हो सके। एक बार आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।